हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक चाइनीज़ ड्रामा जिसका नाम है टाइम टू फॉल इन लव। इस ड्रामे के एपिसोड नंबर 1। एपिसोड की शुरुआत में हमें ड्रामे की मेन लीड गु जीचिंग को दिखाया जाता है, जो कि ऑफिस जा रहा होता है और साथ में कॉल पे अपने असिस्टेंट के साथ बिजनेस रिलेटेड कुछ बातें कर रहे होते हैं। और इधर दूसरी तरफ हम लोगों को मेन फीमेल लीड को भी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है शू यानशी। वो अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में मेकअप प्रोडक्ट्स का यूज़ कर रही थी और तभी अपनी लाइव स्ट्रीमिंग बंद करके वो जल्दी से इंटरव्यू देने के लिए दौड़ने लगती है, पर वो ऑलरेडी थोड़ा लेट हो चुकी है तो फिर वो दौड़ते हुए ही रास्ता पार कर रही थी। और तभी उसके ऊपर नज़र जाती है हमारी मेन लीड जीचेंग की, जो कि ट्रैफिक सिग्नल में रुका हुआ था रोड क्रॉस करने के लिए। और वो देखता है कि हमारी शू यानसी जो कि इतनी जल्दी में था कि वो देखने भी भूल गई ट्रैफिक सिग्नल, और वो जल्दी से जाने वाली थी और उसके एक्सीडेंट होने वाली थी। इस वजह से जीचेंग अपना कार आगे बढ़ा के उसको रोक लेता है और वो एक्सीडेंट होने से बच जाती है। परंतु उसको समझ में नहीं आता है कि उसने ऐसा क्यों किया, बल्कि उसको तो लगता है कि उसी की कार से अभी उसकी एक्सीडेंट होने वाली थी, इस वजह से वो उसके ऊपर ही चिल्लाने लगता है। परंतु जीचेंग कुछ भी ना कह के वहाँ से चला जाता है और फिर सू को सिग्नल में रुकना पड़ता है और वो और भी ज़्यादा लेट होने लगती है। और इधर हुआन कंपनी में सीईओ को दिखाया जाता है, जो कि और कोई नहीं है बल्कि हमारी मेन लीड जीचेंग ही होता है। फिर सू को दिखाया जाता है जो कि उसी कंपनी में ही इंटरव्यू देने के लिए आई होती है, परंतु वो आके जब बोलती है कि मैं यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आई हूँ, परंतु असल में वो गलत सेक्शन में आ गई थी इंटरव्यू के लिए, इसलिए उसको बोला जाता है कि अब तो ये फुल हो चुकी है, आप बाद में इंटरव्यू दे देना। फिर सू सोचने लगती है कि कैसे वो आज इंटरव्यू दे सकती है, और तभी वहाँ पे और दो लड़की जो कि इंटरव्यू के लिए ही आई होती है, उन दोनों से वो मदद मांगती है। और इधर दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे जो इंटरव्यू चल रहा था वो जीचेंग खुद ले रहा था, और वो इंटरव्यू उसके गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए वो ले रहा था। और यहाँ पे जो वो पूछती है किसी भी लड़की से कि वो मुझसे क्या चाहता है अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड बनती है तो यहाँ पे लड़कियाँ बहुत ही अजीब अजीब आंसर करती है और कुछ तो उसी के साथ फ्लर्ट करने लग जाती है, तो वो सभी को ही रिजेक्ट कर देता है। फिर दिखाते हैं कि सू उन दोनों लड़कियों को कन्विंस करके उन दोनों में से एक की नंबर ले ली होती है, और अब उसकी भी इंटरव्यू की बारी आ गई होती है, तो वो इंटरव्यू देने के लिए आती है। और वो दोनों जब भी एक दूसरे को देखते हैं तो उन दोनों को ही याद आ जाता है सुबह वाले इंसिडेंट के बारे में, परंतु फिर भी वो दोनों कुछ भी नहीं बोलते हैं। और परंतु यहाँ पे जैसे कि सू को पता ही नहीं होता है कि यहाँ पे कौन सी चीज़ की इंटरव्यू चल रही होती है, तो जब उसको जीचिंग पूछता है कि तुम्हारा कंडीशन क्या है, तो फिर उसको लगता है कि वो शायद उसकी लाइफ स्ट्रीमिंग के बारे में पूछ रहा है। तो वो बोलता है कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग में 50,000 तो कमा ही लेती हूँ, तो आप अगर मेरे को 50,000 दे दोगे तो फिर मेरा काम हो जाएगा। फिर बोलती है कि नहीं, आप मेरे को 20,000 भी दोगे तो भी मेरा चलेगा। तो यहाँ पे जीचेंग को भी पता नहीं होता है कि वो क्या बोल रही होती है, तो वो बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें चूज़ करती हूँ, तो मेरे साथ 24 घंटे रहना। तो यहाँ पे पहले तो शू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो इतनी जल्दी सेलेक्ट हो गई, परंतु फिर उसको रियलाइज़ होता है कि क्या आपने क्या बोला, 24 घंटे आपके साथ क्यों रहना पड़ेगा। तो जीचेंग बोलता है कि हाँ, क्योंकि तुम मेरी तो गर्लफ्रेंड बन जाओगी तो फिर तुम्हें 24 घंटे रहना तो पड़ेगा। तो वो एकदम से शॉक हो जाती है कि यहाँ पे तो वो किसी और ही चीज़ के इंटरव्यू के लिए आई थी और वो यहाँ पे गर्लफ्रेंड क्यों बनाना चाहता है। तो वो उसको बोलता है कि क्या मतलब आप मेरे सुगर डैडी बनना चाहते हो। तो सुगर डैडी ये होता है कि कोई लड़का एक लड़की के साथ रिलेशन में होता है और वो इवन फिज़िकल भी होते हैं उसके गिफ्ट और पैसों के बदले में। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं आपकी सुगर बेबी बनने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आप ऐसे ही लड़कियों को इंसल्ट करते हैं, उनको मैनिपुलेट करते हैं, ऐसे ऐसे बातें सुना के वो वहाँ से चली जाती है। उसके वहाँ से चले जाने के बाद वहाँ पे असिस्टेंट आते हैं और उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि जीचेंग की ग्रैंड मदर, जो कि अब बहुत ज़्यादा उम्र होने की वजह से बीमार होने लगते हैं, वो चाहते हैं कि जीचेंग उनका पोता जल्द से जल्द किसी अच्छी सी लड़की को ढूंढ के उसके साथ शादी कर ले, ताकि जब ग्रैंड मदर चली जाए तब उसका पोता जीचेंग अकेला ना पड़ जाए। और इसी वजह से जीचेंग ऐसे गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए इंटरव्यू ले रहा है। और फिर दिखाते हैं कि वो गैरेज में अपनी कार में बैठा होता है जीचेंग, और वो अपने ग्रैंड माँ से ही मिलने के लिए जा रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे सू भी आ जाती है, जो कि कंपनी के बिल्डिंग्स में खो गई होती है। वो बोलती है कि मैंने तो फर्स्ट फ्लोर दबाया था, परंतु मैं इस कंपनी की गैरेज में कैसे आ गई। और वो जो कि ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी और लेट होने की वजह से उसके पास ड्रेस चेंज करने का भी वक्त नहीं था, इसलिए वो वैसे ही आ गई थी। वो अब ड्रेस चेंज करने लगती है, इधर उधर देख के उसको लगता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, परंतु उसको पता नहीं होता है कि कार के अंदर ही वहाँ पे जीचेंग बैठा हुआ है। परंतु जीचेंग को तो सब कुछ दिख रहा होता है और उसको पता भी होता है कि यहाँ पे
सीसीटीवी भी लगा हुआ है। इस वजह से वो जल्दी से कार का डोर ओपन करके उसको रोक लेता है और एज यूजुअल वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और उन दोनों के बीच में फर्स्ट किस हो जाता है। पर फिर वो दोनों जल्द से जल्द वहाँ से उठ जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि जहाँ पे जी चिंग बोलते हैं कि तुम यहाँ पे कैसे ऐसे चेंज कर सकते हो, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है ना। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाती है कि सू कंपनी के बाहर खड़ी हुई होती है और वहाँ पे उसकी फ्रेंड उसको लेने के लिए आती है। तो वो अपनी फ्रेंड को बताने लगती है कि उसको भी पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी मम्मी की सर्जरी होने वाली है और हॉस्पिटल वाले ने बोल दिया है कि अगर जल्द से जल्द सर्जरी नहीं करवाया गया तो फिर वो लोग हॉस्पिटल से उनको डिस्चार्ज कर देंगे। और आज ऊपर से इंटरव्यू भी बिल्कुल बकवास गया है और तभी उनके पीछे से एक लेडी एक कार के सामने आके खुद एक्सीडेंट करवाती है। हालांकि चोट भी नहीं लगती है, फिर भी वो फालतू में ड्रामा करने लगती है और सीन क्रिएट करती है। तो वो जल्दी से वहाँ पे सो जाती है और अपनी लाइव स्ट्रीमिंग का नाटक करके उस लेडी को वहाँ से भगा देती है। और उसने इतनी आसानी से इस सिचुएशन को हैंडल कर लिया, ये देख के कार में अंदर बैठी एक ग्रैंड माँ उसको थैंक यू बोलती है। फिर सू के जाने के बाद ग्रैंडमा सोचती है कि ये लड़की कितनी खूबसूरत और कितनी काइंड है, बस इतनी ही अच्छी लड़की ही मेरे पोते को भी जी चिंग को भी मिले। मतलब कि यही ग्रैंडमा जी चिंग की ग्रैंडमा है। और फिर वो ग्रैंडमा कंपनी में आते हैं और कंपनी में आते ही वो सीसीटीवी वाला फुटेज जहाँ पे वो दोनों गिर के किस कर लेते हैं वो वाला फुटेज ग्रैंडमा देखती है और उनको देख के लगता है कि शायद अब जी चिंग की भी लाइफ में कोई है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है जान के। और तभी वहाँ पे जी चिंग भी आ जाता है और ग्रैंडमा उसको ये दिखाता है तो जी चिंग हैरान हो जाता है और बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं इस लड़के को तो जानता भी नहीं हूँ। और वहाँ पे बातों ही बातों में ग्रैंडमा की तबीयत फिर से ख़राब होने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद ग्रैंडमा को होश आती है और वो जी चिंग से बोलती है कि देखो मेरा अब उम्र हो रहा है और मेरे पास बिल्कुल भी ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम जल्द से जल्द अपने लिए एक लड़की ढूंढ लो और जल्द से जल्द शादी कर लो ताकि मैं शांति से जा सकूँ यहाँ पे और मेरे को एहसास हो कि कम से कम मेरा जी चिंग अब अकेला तो नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद जी चिंग अपनी ऑफिस के कैबिन में आता है और आते ही अपने असिस्टेंट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगता है कि तुमने फालतू में बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज मेरी ग्रैंडमा को क्यों दिखाए। तो असिस्टेंट बोलता है कि मैं ग्रैंडमा को इतना उदास नहीं देख सकता था, इसलिए उनको थोड़ी देर की खुशी तो मिले इस वजह से मैंने वो बस दिखाई है और अगर इसके लिए मुझे सज़ा मिले तो फिर मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। और अब आपको और कोई और लड़की ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ग्रैंडमा को वो लड़की बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई है। इस वजह से मेरे ख्याल से अब आपको उसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए ताकि ग्रैंडमा खुश हो जाए। और उस लड़की के बारे में मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ला दी है और उस लड़की का नाम है ही जिनशी, जो कि यहाँ की बहुत ही ज़्यादा फेमस लोकल लाइव स्ट्रीमर है और वो बहुत ही ज़्यादा शौकीन है अपने शूज़ को लेके। परंतु मैंने तो तब बोला था कि इस लड़की का नाम शू यानशी है और यहाँ पे ही जिनशी क्यों बताया जा रहा है, तो फिर कन्फ्यूजन ना हो जाए इस वजह से मैं अभी बता देती हूँ कि ये दोनों असल में एक दूसरे के जुड़वा बहनें हैं। इस वजह से इन लोगों को भी गलत फहमी हो गई है और सू की बदले इन लोगों ने ही की इन्फॉर्मेशन ला दी। फिर हमें ही जिनशी को दिखाया जाता है जो कि एकदम सू के जैसा ही दिखती है, बस इन दोनों में हेयर स्टाइल की डिफरेंस है, परंतु इन दोनों की नेचर में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। जहाँ पे सू बहुत ही ज़्यादा काइंड लड़की है वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा रूड एंड एरोगेंट है। वो कुछ शूज़ खरीद रही होती है और वो वहाँ के स्टाफ से भी बहुत ही ज़्यादा रूड तरीके से बातें करती है और फिर वहाँ पे ये पता चलता है इसके बारे में कि उसको हेवी प्रोडक्ट यूज़ करने की वजह से उसकी फेस में कुछ हो गया है और जिस वजह से डॉक्टर ने उसको बोला है कि अब उसको सर्जरी करनी पड़ेगी वरना ये निशान जो है उसके पूरे चेहरे में फैल जाएगी। और फिर दिखाते एक स्टाफ आती है और उसको बोलती है कि मैम आपकी कार्ड शायद फ्रीज़ हो चुका है। तो वो वहाँ से गुस्से में निकल जाती है और वो बैंक को कोसने लगती है कि ये कैसा बैंक है, मेरी कार्ड को फ्रीज़ कैसे कर दिया। फिर वो घर जाती है और घर के फ्रंट को बिगाड़ा हुआ रहता है कोई किसी ने। तो फिर वो वहाँ पे एक कॉल आता है ओनर की और वो बोलते हैं कि आपने बहुत दिनों से रेंट नहीं दिया है और अब अगले महीने तक वेट नहीं कर सकते हैं। और तभी उसके पास जी चिंग का कॉल आता है और वो उसको मिलने के लिए बुलाते हैं और वो लड़की भी एकदम सज धज के आ जाती है। मतलब अभी जिसके साथ इतना कुछ हो रहा था वो भी इतनी एटीट्यूड के साथ वो कैसे आ सकती है।
और यहाँ पे जी चिंग को तो पता नहीं होता है कि वो सुबह वाली लड़की और ये लड़की अलग अलग है। तो वो बोलती है कि जैसे कि तुमने बोला था सुबह कि 50,000 यौन से तुम्हारा काम बन जाएगा, तो मैं तुम्हें 50,000 यौन देने के लिए रेडी हूँ, बस मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। और ये सब कुछ मैं कोई सुगर डैडी वैडी बनने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये मैं अपनी ग्रैंड माँ को खुश देखने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। हम लोग ऑफिशियली कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होंगे, बस ये ग्रैंड माँ को खुश करने के लिए करना होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट पे तुम साइन कर दो प्लीज़। तो यहाँ पे ही को तो समझ आ जाता है कि असल में वो लड़की जिसके बारे में ये जी जिंग बात कर रहा है वो असल में उसकी सिस्टर है। और यहाँ पे उसके तो फ़ायदा ही है क्योंकि ऑलरेडी उसकी फाइनेंशियल तरीका बिल्कुल सही नहीं चल रहा है और ऊपर से उसको सर्जरी भी करनी पड़ेगी। तो वो मान तो जाती है पर फिर भी एटीट्यूड के साथ, मतलब इतनी एटीट्यूड लड़की में आती कहाँ से। फिर कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करके ही जब बाहर आती है तो उससे हमें ये पता चलता है कि सू और ही ये दोनों बहनें होते हुए भी इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती है, बल्कि ये दोनों तो कई सालों तक एक दूसरे से मिले ही नहीं है। और तभी वहाँ पे सू के पास ही जाती है मिलने के लिए और सू के रिएक्शन से ही हमें पता चलता है कि ये दोनों को ही एक दूसरे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सू वहाँ से जाने लगती है परंतु ही उसको बोलती है कि क्या तुम मुझे ऐसे ही मरने दोगे, और फिर वो अपनी चेहरे के वो निशाने दिखाती है। परंतु शू बहुत ज़्यादा शॉक तो हो जाती है सब देख के, पर फिर भी वो बोलती है कि सॉरी पर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे अभी मेरी मम्मी की सर्जरी करवानी है। तो ही बोलती है कि देखो ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर के बारे में भी वो बताती है और सब कुछ समझाती है कि ऐसा ऐसा करना है और उसको ही बन के अब उसके साथ रहना होगा, इससे उसको पैसे मिलेंगे, उस पैसों से तुम मेरी सर्जरी करवा देना। और फिर जब सर्जरी हो जाएगा तब ही मम्मी की सर्जरी के लिए पैसे दी गए। हालांकि इन दोनों की मम्मी सेम है परंतु फिर भी ही को अपनी मम्मी की कोई फिक्र नहीं है बल्कि सिर्फ खुद की है। सू फिर भी नहीं मानती है क्योंकि वो अपनी बहन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती है। परंतु यहाँ पे ही उसको इमोशनली मैनिपुलेट करने लगती है कि देखो मम्मी की सर्जरी नहीं हो पाएगी, नहीं तो क्योंकि तुम्हारे पास अभी इतनी पैसे नहीं है कि तुम मम्मी की सर्जरी कर सको। मैं यहाँ पे मदद कर सकती हूँ तुम्हारी, परंतु उसके लिए तुम्हें यहाँ पे मेरी मदद करनी पड़ेगी। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर क्या तुम अपनी मम्मी को ऐसे ही मरने दो। कि इस तरीके से वो इमोशनली मैनिपुलेट करके सू को फाइनली इसके लिए राज़ी करवा लेती है। और फिर लास्ट सीन में हम देख पाते हैं कि सू वहाँ पे ही बन के जी चिंग के पास जा रही होती है। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ड्रामा अच्छी लगी हो तो फिर वीडियो पे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर देना और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, इससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। और मैं मिलूँगी फिर से आप लोगों के साथ इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, दूसरों का भी ध्यान रखना। बाय बाय।